मायने रखता है और शायद कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसी वजह से सर्वे पर ध्यान दिया गया, उस नेता की सक्रियता को देखा गया, क्योंकि अभी सिर्फ एक प्राथमिकता है और वो ये है कि कैसे भी करके उस सीट को जीता जा सके और सत्ता में वापसी कांग्रेस कर सके। और यही वजह है कि ये लिस्ट सामने आ चुकी है और इस लिस्ट में तमाम इन बातों का भी हम देख सकते हैं, मायने निकाल सकते हैं कि सर्वे पर ध्यान दिया गया है, किसकी कितनी सक्रियता है उस पर ध्यान दिया गया है, समीकरणों को देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संतोष मिलेगा दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इस लिस्ट से? देखिए, जिस तरह से नाम सामने आए तो इसमें असंतोष की भावना इसलिए नहीं पनपेगी क्योंकि ये सील किसी की लगी नहीं है कि ये दिग्विजय सिंह खेमे का आदमी है या कमलनाथ खेमे का आदमी है या सज्जन वर्मा खेमे का आदमी है या डॉक्टर गोविंद सिंह के खेमे का आदमी है। कांग्रेस में अभी तक खेमे ही चलते आए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे खेमे बंद हैं, सिर्फ सर्वे पे देखा जा रहा है कि पब्लिक फेस कौन है, पब्लिक के बीच में कौन चर्चित है, पब्लिक के बीच में कौन सक्रिय लगातार रहा है या पब्लिक किससे वोट दे सकती है, किसकी छवि ठीक है, किसके आपराधिक मामले कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई अवैध काले कारोबार कर रहा है। तो ये सारे जो सर्वे के जो पैमाने हैं बहुत माइक्रो लेवल पे गए, कोई किसी के अवैध धंधे तो नहीं चल रहे, रेत खदान तो नहीं चल रही, उन सबको माइनर देखा गया है। और इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात देखिए कि क्या जनता उसको पसंद कर रही है, जनता में उसको मतलब देखा जा रहा है, क्या जनता उसको वोट करेगी और करेगी तो किस आधार पर करेगी। ये सारी बातें कांग्रेस अपने सर्वे में कराई, जैसा कि कांग्रेस के सूत्र बताते हैं। उन बिंदुओं पर क्या आधार पर ही सर्वे कराया गया और सर्वे में जो नाम आया 3 से 4 कंपनियों ने सर्वे किया और सब तीनों चारों कंपनियों में टेली नाम हुए, उनको उसके बाद टिकट दिया गया। तो ऐसे में असंतोष तो टिकट की बात होता ही है, लेकिन जिस तरह का असंतोष कांग्रेस में देखने को मिलता करने की कांग्रेस ने यहाँ पर कोशिश की है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अब वोट करेगा, जो भी प्रत्याशियों को वोटिंग अब की जाएगी, वो उनकी पार्टी को नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत तौर पर दी जाएगी, क्योंकि कितना सक्रिय है, कितना काम किया और क्या छवि है उस नेता की, उसको देखकर शायद अब जो लोग होंगे वो वोट कर सकेंगे, जनता वोट कर सकेगी। और शायद यही प्राथमिकता को देखा होगा कांग्रेस ने भी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो नेता अभी जो नाम सामने आए इन पे कांग्रेस की सील पूरी तरह लगी नहीं है। यानी कांग्रेस के पार्टी का बैनर का फायदा या कांग्रेस के नाते नहीं है। जैसे 3 नेता तो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए तो इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत चुनाव देखा जा रहा है और कमलनाथ का फोकस भी इसी पे है कि जो आदमी की छवि है उसको वोट डाला जाएगा। पार्टी का वोट बैंक जो होता है, जो परसेंटेज पार्टी का वोट बैंक वो तो मिलेगा ही, इसके बाद की जो वोटिंग होती है आदमी को व्यक्तिगत देख के होती है। और जिस तरह से बदलाव हो रहा सोशल मीडिया, जिस तरह से प्रत्याशी के चरित्र को लेकर, प्रत्याशी के कार्यप्रणाली को लेकर, प्रत्याशी के जो पूरे काम धंधों को लेकर सोशल मीडिया में जिस तरह सोशल प्रचार होता है उस सबको देखते हुए कमलनाथ कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सर्वे पे ज्यादा गए। जब उनसे कई बार चर्चा की गई तो उनका कहा चुनाव लड़ने का तरीका बदल चुका है, अब चुनाव नए तरीके से हो रहा है और चुनाव सोशल मीडिया के जो फीडबैक है, परसेप्शन है, उसके आधार पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने नया अनुभव किया और इसका एक फार्मूला हमने 2018 विधानसभा चुनाव में देखा था। उन्होंने उस समय भी सर्वे को प्राथमिकता दी थी, हालांकि वो फार्मूला पूरी तरह इसलिए लागू नहीं हो पाया था, तब 3 गुट हावी थे, दिग्विजय गुट, कमलनाथ गुट और सिंधिया गुट। तीनों गुटों के अपने अपने समर्थक थे। यही वजह जब सिंधिया गए पार्टी छोड़ के तो उनके गुट के लोग जिनको टिकट मिला था, जीते भी, वो अपने साथ लेके चले गए। तो यहां कमलनाथ का फार्मूला अलग तरह से, किसी का गुट नहीं, जो सर्वे में आएगा उसे टिकट दिया जाएगा। वो बार बार इस बात को बोलते थे और इस बार हमने बिल्कुल साफ तौर पर देखा ऐसे नाम जो हमने कभी सुने नहीं या क्षेत्र के नाम हो, कभी बड़े नेताओं के उभरे नहीं, वो उन नामों को टिकट दिया गया। यानी वो क्षेत्र में सक्रिय तो थे, प्रदेश की राजनीति में कहीं नाम सुनाई नहीं आया, जिले की राजनीति में ज्यादा बड़ा नाम नहीं देखा। ऐसे कई नाम हैं जिनको टिकट दिया गया और अब देखना है कि ये फार्मूला कितना धरातल पे खरा उतरता है। बिल्कुल हरीश जी, और ये लिस्ट जारी करके कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी इन चुनावों को बेहद दिलचस्प बना दिया है। हालांकि बीजेपी से अभी तक हमको सिर्फ जानकारी ही मिली है और ये सिर्फ आधिकारिक रूप से अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये सब जानते हैं कि आखिर किस सीट से कौन खड़ा होने वाला है। कम से कम 25 सीटों के बारे में तो बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं क्लियर माना जा रहा है। बेहद दिलचस्प होगा देखना मुकाबला। सुर्खी की ही अगर हम बात कर लें तो पारुल साहू और गोविंद सिंह राजपूत आमने सामने होंगे। और जब 2018 विधानसभा चुनाव हुआ तब की क्या स्थितियां थी ये भी सभी के सामने है। यानी कि सिर्फ नाम नहीं बदले हैं, सिर्फ पार्टियां बदली हैं, सिर्फ एक बैनर बदल गया है, ये कह सकते हैं।
बिल्कुल पारुल साहू गोविंद राजपूत जो है 2013 के चुनाव में आमने सामने रह चुके हैं। पारुल साहू जीती थी, मात्र 141 वोटों जीती थी, बड़ा संघर्षपूर्ण चुनाव रहा था और 2018 में उनको टिकट नहीं मिला तो बाहर हो गई थी। लेकिन अब वापस से आमने सामने होंगे, पार्टियां बदल जाएंगी। इस तरह के आप देखेंगे अजय सिंह कुशवाहा भी भाजपा में चले गए थे, लेकिन उस पर चुनाव जीत पाए। अब कुल मिला के जो सतीश सिकरवार भाजपा में रहे थे, मुन्नालाल गोयल से हारे थे और मुन्नालाल गोयल के सामने वापस से खड़े हो गए, पार्टी बदल गई, प्रत्याशी वही की वही है। तो ऐसे अब चुनाव रोचक होंगे और देखने में रहेगा कि अब कौन किसे पटकनी देता है। दूसरी बात कि जो 15 महीने का कार्यकाल है, जो उपचुनाव में आए, तो उनका कहीं ना कहीं कार्यकाल के साथ साथ उनका विकास कार्य के साथ साथ व्यक्तिगत व्यवहार देखा जाएगा। जो चुनाव लड़ने से पहले जिस तरह का व्यवहार होगा था, 15 महीने विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद उन्होंने किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से व्यवहार किया, उन्होंने किस तरह जनता के बीच में रिप्लाई किया, रिस्पॉन्स किया, वो भी मायने रखता है। तो वो सारा काउंट होगा। दूसरा, जो नए चेहरे हैं या हारे हुए चेहरे हैं, उनके साथ सिंपैथी भी देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव बड़ा रोचक होगा। बहरहाल कमलनाथ का सर्वे फार्मूला कितना सार्थक होता है ये तो उपचुनाव क्या रिजल्ट बताएगा, परिणाम बताएगा। लेकिन इसको लेकर काफी चर्चा है और हरीश जी, खासतौर से वो सीटें अब साख का सवाल बन गई है दोनों ही पार्टियों के लिए। बीजेपी छोड़ जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कांग्रेस छोड़ जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और अब एक बार फिर से आमने सामने है, सिर्फ इनकी पार्टियां बदली हैं। तो एक तरह से ये साख का सवाल भी बन गया है। आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, कांग्रेस से हमारे साथ पंकज उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। जौरा से इनको टिकट मिला है। पंकज जी, बहुत बधाई आपको। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? धन्यवाद मैडम, बहुत धन्यवाद जी। कांग्रेस परिवार और माननीय कमलनाथ जी ने जो मुझे मौका दिया है जी। मैं निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को आगे ले आने के लिए और कांग्रेस की वापस सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और निश्चित रूप से हम कमलनाथ जी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में स्थापित करें। आपके पूरे कार्यकर्ता समर्थक सब संतुष्ट नजर आते हैं? अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ अंतरकलह या फिर किसी को कोई दिक्कत? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और परिवार में जो हमारे मुखिया निर्णय लेते हैं, हम सभी परिवार के सदस्य उसे मानते हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के सभी परिवारगण इस निर्णय में साथ में हैं। पंकज जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? किस तरह के मुद्दे उठाना अब आप पसंद करेंगे? मुद्दा निश्चित रूप से एक ही मुद्दा है भी सबसे बड़ा कि ये जो गद्दारी करके हमारी सरकार गिराई है, इस सरकार को पुनः स्थापित करना और माननीय कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना ही हमारा उद्देश्य है। तो पंकज जी, उद्देश्य जनता नहीं है, प्राथमिकता में जनता नहीं है, उद्देश्य है बीजेपी को हराना? ये जनता का ही है मैडम, ये जनता की प्राथमिकता है। जनता ने ही लोकतांत्रिक तरीके से एक सरकार बनाई थी, लोकतांत्रिक तरीके से अपना वोट देकर कांग्रेस को चुना था, माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था। उसी लोकतांत्रिक तरीके से हमें सरकार को पुनः स्थापित करना है। ठीक है पंकज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश जी, पंकज जी, जौरा से इन्हें टिकट मिला है, सवाल। पंकज जी, जिस तरह से जो टिकट मिला है, जिस तरह जोरा में बहुत सारे प्रत्याशी थे और जिस तरह से नूरा कुश्ती चल रही थी और ये बात मानी जा रही थी कि इस बार सर्वे में मिलेगा और सर्वे में नाम आपका सामने आया, तो क्या आपकी सक्रियता किस आधार पर रही, किस आधार पर आप सर्वे में आगे निकले? जी आदरणीय, एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने मुझे अपने स्टूडियो में बोलने का मौका दिया। और जो आपने नूरा कुश्ती शब्द यूज किया, ऐसा कोई नूरा कुश्ती नहीं थी। कई लोग टिकट मांगते हैं, हमारे परिवार के कई साथी टिकट मांग रहे थे। टिकट निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति को मिलती है, कमलनाथ जी ने और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूंगा। बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि अब आपके सामने कहीं ना कहीं तो साख का सवाल रहेगा। जी जी हरीश जी, अपना सवाल आप करें। पंकज जी बने रहिए आप हमारे साथ। जी जी, भाजपा का जो आरोप है 15 साल भ्रष्टाचार की सरकार रही, तो अब इसके काट में आपके पास क्या मुद्दा रहेगा? क्षेत्रीय जोरा का क्या स्पेसिफिक जो विधानसभा का जो मुद्दा है उपचुनाव में, वो क्या रहेगा वहां का बड़ा मुद्दा? किस मुद्दे को लेकर उतरेंगे? टिकाऊ बिकाऊ गद्दारी वाली मुद्दा तो ये पूरे उपचुनाव में, लेकिन आपका व्यक्तिगत मुद्दा किस मुद्दे को लेकर जनता बीच में जाएंगे, किस आधार पर वोट मांगेंगे? पंकज उपाध्याय किस आधार पे जनता से वोट मांगेंगे? जी, हमारा प्राथमिक मुद्दा पहले तो माननीय कमलनाथ जी हैं। हमारा प्राथमिक मुद्दा है कि 15 महीने में उन्होंने जो सरकार चलाई, निश्चित रूप से इतनी बेहतरीन सरकार चल रही थी, किसानों की, दलितों की और जो पिछड़ा वर्ग है उसकी हितग्राही सरकार चल रही थी। वो सरकार गिराई है तो कांग्रेस मजबूती से उभरेगी। और जहां तक बात करें हमारे जोरा की,
तो जौरा हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए काम करने का बहुत बड़ा अवसर है हमारे पास में। और निश्चित रूप से हमें अगर जनता मौका देगी तो हम इस अवसर में और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जी बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि मैं यही सवाल आपसे कर रही थी, क्योंकि साख का सवाल बन गया है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अब बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, जिनको आप गद्दार भी कहते हैं। तो ये चुनाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, साख का सवाल होने जा रहा है। किस तरह की रणनीति आप अपनाने जा रहे हैं अब, क्योंकि 29 तारीख को तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि बीजेपी डर रही है कहीं ना कहीं चुनावों से, कांग्रेस की क्या रणनीति है, कोई डर है? चलिए, पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए थे, जौरा से इन्हें टिकट मिला है और अभी प्राथमिकता यही है कि सत्ता वापसी करनी है। हालांकि तमाम जो मुद्दे हैं उनका भी जिक्र उन्होंने किया है। कन्हैया राम लोधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया राम जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, साथ ही बहुत बधाई आपको। किस तरह की रणनीति अब अपनाएंगे, अब आप किस तरह के मुद्दे होंगे और कैसे रणनीति अपनाते हुए बीजेपी को शिकस्त देने की तैयारी है? जी आप जरूर। जी कन्हैया राम जी। जी अभी मुझे लोगों के बधाई आ रही, सटीक थोड़ा कि मैं माफी चाहता हूँ। कन्हैया राम जी, आपको अभी प्रदेश पूरा सुन रहा है, पूरी प्रदेश की जनता सुन रही है, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं पूरे प्रदेश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद। मेरे जैसे किसान आदमी को मध्यम वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी हमेशा जी ईमानदारी की लड़ाई लड़ती है और भ्रष्टाचार, खरीद फरोख्त के खिलाफ रहती है। ईमानदारी की सरकार चलाती है, किसान हित की सरकार है कांग्रेस पार्टी जी। जितना ही मेरे बहुत आ रहा है, बधाई आ रही, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं सर, एक आखिरी सवाल करूंगी मैं आपसे, रुके रहिए आप। कन्हैया जी, क्या मुद्दे रहेंगे? मुंगावली की जनता क्यों आपको वोट करे, क्या मुद्दे रहेंगे? एक तो हमारा जो कांग्रेस का विधायक था बिक चुका है, बिका हुआ विधायक है। बिका हुआ माल कभी वापस नहीं होता है, बदला जाता है। जनता की उम्मीदों पे पानी फेरा है, लोकतंत्र की हत्या की है। इसलिए मुझे जनता और मेरे सीधेपन, और जो मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टी और जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, जनता की मैंने सेवा की है जी। तो ये मानकर चले कन्हैया जी कि जनता प्राथमिकता में है और बीजेपी को पटखनी देनी है इस बार? जी पटखनी तो आप मुंगावली की देखिए आप हालात, किस तरीके से पटखनी गलेगी इनमें। जी ठीक कन्हैया राम जी, चाहिए आप विषय का माहौल देखिए। जी ठीक कन्हैया राम जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुंगावली से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की तरफ से नई लिस्ट, दूसरी सूची जारी की गई है, 9 नाम इसमें है। कन्हैया राम जो कि मुंगावली से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। हालांकि अभी तक की जो प्राथमिकता है वो यही है कि बीजेपी को हराना है और सत्ता वापसी करनी है। हरिवल्लभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पोहरी से इन्हें टिकट मिला है। हरिवल्लभ जी, बहुत स्वागत है आपका और बधाई सर आपको। थैंक यू मैडम। सर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार आपके? किस तरह के मुद्दे जनता की तरफ से उठाएंगे? प्राथमिकता क्या है? अब तो मैडम जनता में केवल एक ही मुद्दा है कि इन गद्दारों को सबक सिखाना है, जिन्होंने लोभ लालच में आकर के अपनी पार्टी की सीट पे चुनाव भोंका है। और एक ही मुद्दा चल रहा है सभी सीटों का, अकेले पौड़ी पे नहीं, कि अब बिकाऊ चाहिए, टिकाऊ चाहिए। यही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यानी कि 15 साल बनाम 15 महीने मान के चले इसको हम? बिल्कुल, 15 महीने में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश में नई इबारत लिखी थी, आज मध्य प्रदेश की जनता उनको बहुत मिस कर रही है और इन चुनावों में भारी बहुमत से हम जीतेंगे और कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। शुक्ला जी, एक बड़ी अजीब बात है कि प्राथमिकता अभी यही है कि बीजेपी को हराना है, सत्ता वापसी करनी है, लेकिन पोहरी की जनता आपको क्यों चुने? पोहरी की जनता के किस तरह से मुद्दे आप उठाएंगे, ये भी प्राथमिकता में होना चाहिए। मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं पहली बार विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, 2 बार विधायक रह चुका हूँ। पौड़ी की सारी समस्याओं के बारे में नजदीकी से मुझे जानकारी है और उन सारी
जानकारियां और जितने मुद्दे हैं उन सब पर मेरी निगाह है, फोकस पे है। लेकिन अभी चुनावों में मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि जिस तरह से पार्टी के साथ गद्दारी की गई है उसका पता इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी भारी भावों से विजयी होंगे। ठीक, शुक्ला जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश जी भी हमारे साथ बने हुए। हरीश जी, सवाल पोहरी से हरिवल्लभ जी को टिकट मिला है, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शुक्ला जी, आप वरिष्ठ मतलब पूर्व विधायक रह चुके हैं, 2 बार वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और क्या केवल अकेले टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा होगा? इसके अलावा क्षेत्र के विकास की बात करेंगे या क्षेत्र में जनता आपको वोट क्यों देगी? क्षेत्र में जनता के सामने क्या लेके जाएंगे शुक्ला जी? क्योंकि आपका अनुभव है, आप क्षेत्र के बारे में जानते हैं, ऐसे कौन से विकास कार्य जो होने तो नहीं हुए जिसके कारण आप बार बार चुनाव के लिए बाद में लड़ते रहे और पहले से आपका टिकट भी कटा इसको लेके, अब जनता के बीच क्या नई बात लेके जाएंगे? शुक्ला जी, नई बात, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त क्षेत्र में ज्वलंत समस्या है कि इन गद्दारों को सबक सिखाना है। और किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से शिवराज की सरकार ने गुमराह किया, कमलनाथ जी को बदनाम करने की कोशिश की कि कर्जे माफ नहीं हुए, लेकिन उन्हीं के कृषि मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया कि 26 लाख किसानों के कर्जे माफ किए कमलनाथ की सरकार ने। इन झूठों को सबक सिखाने के लिए और पार्टी जो मां के समान होती है उसकी पीठ में छुरा भोंक के जिन्होंने गद्दारी की है उनको हराना, इसलिए सभी लोग भारी बहुमत से चुनाव जीते। तो हरिवल्लभ जी, आपको लगता है कि ये बात जनता समझ चुकी है और यही वजह है कि अब वो कांग्रेस के साथ आना चाहती है, कमलनाथ के साथ आना चाहती है? जी, जनता इस बात को अच्छी सारी मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के साथ है, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। चुनावों में इन गद्दारों को हराकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जी हरिवल्लभ जी, ये आपकी प्राथमिकता में रहेगा कि कमलनाथ को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना है, कमलनाथ वापस आ रहे हैं और पोहरी की जनता के भी आप मुद्दे उठाएंगे और इस बात को लेकर भी जनता आप समझ चुकी है। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिवल्लभ शुक्ला पोहरी से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए थे और